वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये जो टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन CSIR नेट के लिए और हायर एजुकेशन के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन CSIR नेट में पक्का आते हैं और आप देखेंगे कहीं का भी हायर का पेपर तो वहाँ भी कम से कम एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को जरूर मिलेगा। हालांकि इस वीडियो में मैं अपने आप को गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और अन्य जो छोटे मोटे इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं MSc में एडमिशन के लिए, हम उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ही रखा गया है, जबकि यह मैथमेटिक्स का अपने आप में एक पूरा ब्रांच है। तो हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, मुश्किल से 5 मिनट का, फिर हम बताएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का जो है लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, देखिए फंक्शनल जो होता है ना, फंक्शनल एक कोई मैपिंग होती है। फंक्शनल क्या होता है? एक मैपिंग होता है जो किसी डोमेन से चलता है और जिसका कोडोमेन हमेशा एक फील्ड होता है। कोडोमेन क्या होता है? एक फील्ड होता है। फील्ड रियल का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस डोमेन से जो भी पॉइंट मैप करके इधर पहुंचेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। तो फंक्शनल क्या होता है? एक मैपिंग होता है जो किसी डोमेन से चलेगा और क्या करेगा, जब इस पे ऑपरेट होगा तो एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, अब जरा देखिए हमने क्या लिखा है कि कोई वेरिएबल क्वांटिटी जिसको हम लोग IYX से डिनोट करेंगे। जैसे सपोज कर लिया कि जैसे हमने f को फंक्शन लिया है, हमने एक फंक्शन I डिफाइन किया जो D से f पे चल रहा है। सपोज कर लिया D जो है कलेक्शन है फंक्शंस का, ये ऐसे YX टाइप का। ठीक है, मतलब ये जो है D जो है कलेक्शन है इस टाइप के कर्व का। YX एक कर्व है तो इस टाइप के कर्व का कलेक्शन है। तो I जब इस पे ऑपरेट हो रहा है इसके किसी भी कर्व पे, तो I ऑपरेट होकर के एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई वेरिएबल क्वांटिटी जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इज सेड टू बी फंक्शनल इफ टू ईच फंक्शन बिलोंगिंग टू सम क्लास ऑफ फंक्शन देयर इज ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ I। कहने का मतलब इसमें से आप कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए और I को जब इस पे आप ऑपरेट कराइए तो ऑपरेट करने पर इसकी एक डेफिनिट स्केलर वैल्यू दे दे f टाइप का, तो हम लोग इसी को फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आपको फंक्शनल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लेना है, हमें तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन को करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार ही पूछा जाएगा कि एक्सट्रीमम क्या होता है, फॉर आर स्टेशनरी वैल्यू क्या होता है, और एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग एक्सट्रीमल कहेंगे। एक टर्म आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए टर्म लिखा हुआ है एक्सट्रीमल। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहाँ पर लिया। सपोज कर लिया ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पहुँचेंगे तो आपके पास ये भी एक रास्ता है स्ट्रेट लाइन वाला। हो सकता है कोई इस कर्व के रास्ते जाए, हो सकता है कोई इस कर्व के रास्ते जाए, हो सकता है कि कोई और पाथ चूज करे। मीन्स इन दो पॉइंट को मैच कराते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स पॉसिबल है। इसमें से जो भी पाथ है वो अपने आप में एक कर्व है। जैसे देखिए इसको मिलाया तो ये अपने आप में एक कर्व है, ऐसे ये वाला भी एक अपने आप में कर्व था। कहने का मतलब x1 से x2 तक जो पाथ है वो एक कर्व है। तो कौन सा उसमें से कर्व ऐसा होगा जिसके अलांग चलने पर x1 से x2 तक की डिस्टेंस मिनिमम हो या मैक्सिमम हो? तो हम इसको जो है इसको हम लोग जो है एक्सट्रीमम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए जो कर्व है, जिस कर्व की एलांग जब हम चलेंगे x1 से x2 पे और वैल्यू हमारी मिनिमम या मैक्सिमम आए, कहने का मतलब वो सबसे छोटा कर्व हो या सबसे लंबे डिस्टेंस वाला कर्व हो, उसी को हम लोग एक्सट्रीमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सट्रीमल। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास y = YX को ये कर्व है। ठीक है, जो x1 से जो यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा है x1, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है। भाई देखो x1 पे वैल्यू y1 देने का मतलब यह है कि आप जब 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो x1 y1 से करते हैं ना। तो सपोज कर लिया कि ये जो कर्व है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? x1 y1 है। इसका मतलब यह है
और जब ये पहुंच रहा है यहाँ पे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, x2 कामा y2 हो गया, मतलब x2 पे वैल्यू क्या दिया है, y2। तो सपोज कर लिया इस कर्व के अलॉन्ग आप चल रहे हैं जिसके लिए जो वैल्यू है या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कर्व y इक्वल टू वाई एक्स है, जिसके अलॉन्ग x1 से x2 पर चलने पर, जिसके अलॉन्ग x1 से x2 पे पहुंचने पर ये जो ओवरऑल इंटीग्रेशन का वैल्यू है ये मैक्सिमम आए या फिर मिनिमम आए, हम ऐसे कर्व को क्या कहते हैं, एक्सट्रीमल कहते हैं। मेरी बात समझिए, एग्जाम में आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एग्जाम में आपको जो है दिया रहेगा एक इस टाइप का फंक्शन है ना, पूछेगा बताइए यहाँ कौन सा कर्व इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए ये वैल्यू मिनिमम आए या मैक्सिमम आए। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ढूंढना होगा, यहाँ पे कर्व ढूंढना होगा। आप डिफरेंट कर्व ढूंढ सकते हैं जिसके सहारे x1 से x2 पे जा सकते हैं। आप उन सारे कर्व्स में से उस कर्व को ढूंढ के निकालेंगे जिसके अलॉन्ग x1 से x2 पे पहुंचने पे कम से कम टाइम लगे या ज़्यादा से ज़्यादा लगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कर्व है ना, इस कर्व का नाम क्या होगा, एक्सट्रीमल होगा। किसका एक्सट्रीमल होगा, इस आई वाई एक्स का। आई वाई एक्स क्या है, फंक्शनल है। फंक्शनल हमने बताया है ना कि जो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हमें करना यही है कि हमें इसी वाई एक्स को ढूंढना है जिसके अलॉन्ग चलने पर, x1 से x2 पे चलने पर हमें क्या वैल्यू मिले, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले। ठीक है पूरी बात। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने को समझ में आ गया आपका एम क्या रहेगा, एग्जाम में यही दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में वाई एक्स की 4 वैल्यू दी रहेगी, उसी को चूज करना होगा। चलिए हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा कठिन काम है, पता नहीं कैसे हम लोग ढूंढेंगे कौन सा कर्व होगा जिसके लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आइलर साहब। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने आइलर का, क्योंकि आइलर एक ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिनकी आधी उम्र गुजरने के पहले ही दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद भी इन्होंने न जाने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए और इनके हर एक रिसर्च पेपर अपने आप में यूं कहिए कि ब्रह्मास्त्र साबित हुआ मैथमेटिक्स के लिए। तो आइलर साहब कहते हैं कि आप एक्सट्रीमल के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, बस ये उनका एक कंडीशन है। अच्छा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आइलर इक्वेशन होता है वो फंक्शनल के एक्सट्रीमल होने की कौन सी शर्त होती है, सफिशिएंट की नेसेसरी और सफिशिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी शर्त होती है, नेसेसरी कंडीशन होता है। किसी भी एक्सट्रीमल को, किसी भी फंक्शनल के पास एक्सट्रीमल होगा, है ना। देखिए एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे क्या हमेशा ऐसा कर्व मिल जाएगा जिसके अलॉन्ग चलने पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, तो आप पाएंगे आंसर काफ़ी दिनों के बाद जब ज़्यादा इसको आप स्टडी करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शनल के लिए आपको ऐसा कर्व मिल ही जाए। मतलब हर फंक्शनल के लिए एक्सट्रीमल मिलना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, हर फंक्शनल के लिए एक्सट्रीमल मिलना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे तमाम सारे फंक्शनल हैं जिनके पास एक्सट्रीमल नहीं भी हो सकता है, एक्सट्रीमल हो भी सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमल भी हो सकता है। समझ गए बात। तो किसी दिए गए फंक्शनल के पास एक्सट्रीमल नहीं भी हो सकता है, यूनिक एक्सट्रीमल भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमल भी हो सकता है। तो आइलर साहब कहते हैं कि अगर कोई फंक्शनल है तो पक्का उसके पास एक्सट्रीमल होगा। इस बात की ये आवश्यक शर्त है। क्या शर्त है, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी डी एक्स ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू 0। एग्जाम में 4 ऑप्शन में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीमल के लिए क्या शर्त होता है फंक्शनल का। तो आप याद रखिएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, सबको याद रहेगा। देखिए यहाँ पर जो यफ लिखा है ना, यहाँ पर यफ, ये आपका यफ जो है ये किसका किसका फंक्शन होता है समझ लीजिए। यक्स का फंक्शन होता है, वाई का फंक्शन होता है और वाई डैश का फंक्शन होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन होता है। कौन, ये यफ। ठीक है पूरी बात। तो ये आपका फार्मूला होता है।
जानते हैं कई बार एग्जाम में क्या करता है कि इसको पहले लिख देता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके अगर लिख दे डी ओवर डी एक्स, तो भाई उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश एंड इक्वल टू, या ऐसे माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? तो कई बार एग्जाम में ऐसे उल्टा करके लिख देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जस्ट इसी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला प्लस बन गया है और ये माइनस बन गया है। तो इसीलिए फार्मूले में आप किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन मत होने दीजिएगा। ठीक है पूरी बात। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी पूरी बात खत्म हो गई, आपको हमने पूरा फार्मूला बता दिया। अब हम क्वेश्चन आपको कर सकते हैं और बता सकते हैं, और एग्जाम में गारंटी है अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे से सीख जाएंगे मेरे बताए हुए, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? आइलर का इक्वेशन देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है एक्सट्रीमल जो है फंक्शनल का, एक फंक्शनल दिया है आई वाई एक्स इक्वल टू 0 से 1, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये आपका वही है जो अंदर यफ होता है। देखिए आपका स्टैंडर्ड यही होता है ना, स्टैंडर्ड यही होता है कि आपका होता है x1 से वैल्यू कहाँ तक, x2 तक, और अंदर आपका लिखा होता था यफ, और यफ फंक्शनल होता था जिसका किसका फंक्शन होता था, एक्स वाई और वाई डैश का। तो यही जो यफ एक्स वाई वाई डैश है इसी की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपका x 0 0 है, और आपका ये जो आपका इसको x1 आप मान लीजिए, इसको आप x2 मान लीजिए। ठीक है, ये 0 है, 1 है, यहाँ भी दिख रहा है 0 और 1 है, x1 x2। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से यहाँ पर आप इसको समझने का कोशिश करिए। हमें क्या निकालना है? एक्सट्रीमल। अभी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि बिना सॉल्व किए भी आप कई बार आंसर बता देंगे। जानते हैं कैसे? देखिए पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, भाई सिंपल सी बात है कि जब आप इसका एक्सट्रीमल निकालेंगे तो इन शर्तों को भी तो फॉलो करेगा। अब जरा चेक करो कौन कौन इन शर्तों को फॉलो कर रहा है। 0 पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो जरा देखो इसमें कौन सा y है जो 0 पे 0 देगा। देखिए x की वैल्यू 0 रखो तो y भी क्या आना चाहिए 0, x की वैल्यू 0 रखा y 0 आ गया, इसका मतलब ये सही हो सकता है। ठीक, अच्छा 1 पे वैल्यू 1 देना चाहिए, ठीक है, x की जगह 1 रखा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। बिल्कुल लग रहा है इन दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। देखो b फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर आप 0 रखेंगे x के जगह तो क्या y 0 आएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी शर्त को फॉलो नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता। ये देखो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 रखेंगे x के जगह तो y की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है शर्त पक्का। डी वाला देखिए, अगर आप 0 रखेंगे x के जगह तो y इक्वल टू 0 हो सकता है, फॉलो कर गया इसको। अच्छा 1 पे 1 भी फॉलो कर गया, ओ तब तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब गारंटी है कि आपका आंसर या तो ए होगा या तो आंसर डी होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों को तो आप एग्जाम में तुरंत कट कर देंगे। अब अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो सोचिए 50% संभावना है ना सही होने का, या तो ये सही होगा या तो डी सही होगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इसी ढंग से चेक करने पर, कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जैसे अभी हमने चेक किया है ना, ऐसे ही चेक करने पर 3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे और एक बच जाएगा, आप सीधे आंसर मार दीजिएगा। चलिए लग बाई चांस यहाँ पे 2 बच गया और अच्छी बात हुई, आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा अगर ऐसे आप कभी फंसते तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपके पास कैपिटल एफ है क्या। तो आपके पास जो कैपिटल एफ है वो लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये आपका है कैपिटल एफ, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब आप क्या करिए, आइलर का फार्मूला लिखिए। तो आपने आइलर का फार्मूला अभी क्या देखा था, डेल एफ ओवर डेल वाई, ये फार्मूला है डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी डी एक्स। ठीक है, माइनस डी डी एक्स, और क्या लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ पर होता है डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, और ये जो वैल्यू होती है वो कितने के इक्वल होती है, ये वैल्यू होती है इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी बात ध्यान दीजिएगा। यही आपका एफ है और ये आपका आइलर का शर्त है एक्सट्रीमल निकालने का। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो एफ है आपका, इसमें देखिए कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको कहीं भी y नहीं दिख रहा है, यहाँ y डैश दिख रहा है।
यहाँ पे इस बात से आप लोग जरा निश्चिंत रहिएगा, ये जो यफ है ये आपका यक्स वाई वाई डैश 3 का फंक्शन है। ये जो वाई डैश है कुछ लोग लगेंगे इसको डिफरेंशिएट करने वाई के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा कि वाई और वाई डैश एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात कभी वाई डैश का डिफरेंशिएशन अगर आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़े तो आंसर 0 आएगा। मेरी बात समझ गए? जैसे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो और मान लो कि कभी ऐसे y सामने आ गया और तुमको डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है तो आंसर 0 आता है ना पार्शियल वाले में। वैसे ही अगर y डैश अगर आएगा तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सोचिए जब डेल एफ ओवर डेल वाई निकाला जा रहा है, यहाँ पे एफ में यह पूरा लिखा है और इसमें कहीं देखिए y है नहीं है ना, एक कांस्टेंट है, वाई डैश भी वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट ही दिख रहा है, तो ये वाला टर्म ही क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर इसको लिखते हैं डी ओवर डी एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई डैश अब निकालते हैं। ये तो आएगा वैल्यू क्योंकि वाई डैश के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 1/2 आएगा बगल में और आपका टोटल का पावर हो जाएगा कितना माइनस हाफ होगा, तो नीचे उसको लिख दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। और फिर से आप वाई डैश को करेंगे ना डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डैश, ये हो जाएगा 2y डैश एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कुछ कट पा रहा है, 2 से 2 कट गया, ठीक है पूरी बात। तो आपके पास जो बचा ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास जो बचा वो बचा डी ओवर डी एक्स और सामने आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वाई डैश और अपान लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सोचिए कि किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, डी ओवर डी एक्स इसका 0 है, इसका मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकलेगा कि आपको मिलेगा वाई डैश अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू कोई हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिख देते हैं C1, ठीक है। यहाँ से आपको वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू C1 एंड अंडर रूट, आप जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये ठीक है पूरी बात। अच्छा दोनों साइड का आप होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा वाई डैश स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर, ये कांस्टेंट आप जो मन करे वो लिख सकते थे, ए लिख लेते तो भी आपको आसान लगता, और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से एक काम करिए वाई डैश स्क्वायर वाले को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, तो जब वाई डैश एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तब देखिए क्या बनेगा। अभी हम आपको एक और सिंपल सा टेक्निक भी यहाँ पे बता देंगे, आपको और एक ट्रिक बताएंगे जो जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन में से कोई एक सही है ना, आप सीधे भी आंसर मार देंगे। अभी हम आपको वो टेक्निक बता रहे हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को, अभी आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। हम वाई डैश स्क्वायर को एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अगर हम वाई डैश एक्स स्क्वायर को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हम एक काम कर रहे हैं, वाई डैश स्क्वायर को ले रहे हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस C1 स्क्वायर 1 माइनस C1 स्क्वायर ये बचेगा, और राइट साइड में आपका हो जाएगा कितना C1 स्क्वायर, यही बचेगा। ट्रांसफ़र करने पर C1 स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस के साथ आएगा, तो यही बचेगा कॉमन में। अच्छा तो यहाँ से आपको वाई डैश स्क्वायर क्या मिला, वाई डैश स्क्वायर आपको मिलेगा C1 स्क्वायर अपान 1 माइनस C1 स्क्वायर। C1 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपान कांस्टेंट ही होता है, तो उसकी जगह हम मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट A, ठीक है। हम इसके जगह कोई कांस्टेंट क्या मान लेते हैं अपना A, कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट देखिए यहाँ पे C1 स्क्वायर अपान 1 माइनस C1 स्क्वायर ये ओवरऑल कांस्टेंट था, और देखिए y1 स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ गया A आ गया। बताइए यहाँ से y1 क्या आएगा, y1 आपका जो है समथिंग, देखिए एक कांस्टेंट का आप अंडर रूट लेंगे तो ये भी कोई कांस्टेंट ही आएगा,
तो सपोज कर लिया है कांस्टेंट क्या आ गया, सी आ गया। आप जो मन करे वो कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C1 स्क्वायर अपान ये ओवरऑल कांस्टेंट था तो इसके जगह हमने ये बनाया, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो सपोज कर लिया रूट लेने पर कोई कांस्टेंट C आ गया। तो आपको क्या मिला, y1 इक्वल टू सी मिला। y1 मतलब y डैश मतलब समझते हैं ना, y डैश मतलब होता है dy ओवर dx, y डैश मतलब क्या होता है dy ओवर dx, और इक्वल टू कितना आ गया आपका c। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx की जो वैल्यू होगी, हम ऊपर इसको लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इधर, या बगल में भी स्पेस है यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ देखिए dy ओवर dx इक्वल टू सी आया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, dy इक्वल टू सी dx, यह बनेगा। आप दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, सभी लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े ही हैं, तो जब करेंगे तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, तो यह y हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचेगा cx और प्लस डी, यह बचेगा cx प्लस डी। अब c और d कैसे निकलेगा, इसी इनिशियल कंडीशन से, जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है, तो x की जगह जीरो आप रखिए, तो आपको d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो, तो आपको d का वैल्यू मिल गया जीरो, ठीक है। यही आपका इक्वेशन है, इसी से हम निकाल रहे हैं। पहला इनिशियल कंडीशन निकाला तो आपको d की वैल्यू जीरो मिल गई। इसका इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल करेंगे तो 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है, तो y की जगह क्या रख दीजिए 1, और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू दे रहा है ना, तो c इंटू 1 और प्लस d कितना आ चुका है आपका जीरो, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो c और d की जो दोनों वैल्यू आई इसी को इसी में रख दीजिए, तो c की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू जीरो आ गई, तो y इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। यही आपका एक्सट्रीमल हो गया। तो बड़ा ही आसान है। देखिए यहाँ पे चूंकि हमको टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लिखने में चूंकि कीपैड से लिखते हैं, अगर आप पेन से करेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो कुछ करना नहीं था, बस आइलर के इक्वेशन में पुट कर देना था। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप मारेंगे आंसर। देखिए जब आप इस अंदर के फंक्शनल को देखिएगा और देखिएगा y गायब है, क्या देखिएगा, y गायब है, y यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आएगा, तो सीधे जो स्ट्रेट लाइन टाइप का इक्वेशन दिखेगा उसी को आप ट्रिक मार दीजिएगा। बस शर्त यह है कि वो स्ट्रेट लाइन इन शर्तों को पालन करे, इन शर्तों का पालन करे, नहीं तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, कहेगा हम भी बन जाएंगे, ये तो पालन नहीं ना कर रहा था। तो इसीलिए अगर यहाँ पे y गायब रहेगा तो सीधे सीधे एग्जाम में टिक मार दीजिएगा। देखिए इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, तो शॉर्ट ट्रिक यह है कि यहाँ पे y गायब है इसीलिए स्ट्रेट लाइन आएगा, आप सीधे इसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है पूरी बात। ये आप डिटेल में ऐसे सॉल्व करिएगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस फार्मूले पर रखने पर, इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ जरूर इसमें सीख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू ही क्या है आपकी, यही आपकी f है, आपकी ये वैल्यू क्या है, f है। तो पहले आप f को लिख लीजिए, f कितना दिया हुआ है, y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy, ये दिया हुआ है। अब आप आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, आइलर का जो एक फार्मूला लिखिए, तो आपका फार्मूला क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल वाई एंड माइनस डी डी एक्स, है ना। कई बार अगर आप लिखेंगे तो फार्मूला भी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, डी डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो। अब इसी फार्मूले में चलिए वैल्यू रखा जाए। आप डेल एफ ओवर डेल वाई इसको देख के बता सकते हैं। देखिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो ये वाला पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें y है नहीं। अच्छा इसको जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो आपका 12 कांस्टेंट माना जाएगा, x कांस्टेंट माना जाएगा, केवल y का होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो क्या बचेगा 12x, तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं 12x, और माइनस यहाँ पर देखिए क्या बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा d ओवर डी एक्स। इस बार किसके रेस्पेक्ट में करना, y डैश के रेस्पेक्ट में, तो y डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y डैश, क्योंकि y डैश के रेस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो आपका हो कितना जाएगा 2y डैश, पक्का। अच्छा अब सोच रहे होंगे इसका करने के लिए, तो इसमें देखिए कहीं y डैश है नहीं है ना, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर। तो आपका ये पूरा वैल्यू कितने के इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है पूरी बात। चलिए इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो गया 12x, और हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं इक्वल टू बना करके, डी डी एक्स ऑफ 2y डैश, 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, और y डैश का एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये मत सोचिएगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है,
ध्यान दीजिएगा ये टोटल डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर मत जीरो कर दीजिएगा वाई डैश का करते समय। यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन होने के नाते वाई डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो आपको वैल्यू क्या मिला, आपको वैल्यू मिला वाई डबल डैश इक्वल टू कितना 6x। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए y की वैल्यू लिखा है। इसको एक बार इंटीग्रेट करो, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना y डैश, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6x dx, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लगा दीजिए कैपिटल A। ठीक, अच्छा अब इसको जरा इंटीग्रेट करिए, इसकी वैल्यू x स्क्वायर बाई 2 होगी ना, तो x स्क्वायर बाई 2 होगी तो आप राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, क्योंकि 2 से कटेगा यह 6, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा a। एक इसकी वैल्यू आ रही है अभी आपकी y डैश की, एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आपका y बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा मिटा के साफ साफ लिखते हैं, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस a dx। इस पूरे को आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट a dx, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट फिर लगाना पड़ेगा, तो हम उस आर्बिट्री कांस्टेंट का नाम क्या लिख देते हैं b। अब इसको जरा इंटीग्रेट करिए तो देखिए क्या वैल्यू आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा कितना एक्स क्यूब, और a जो है कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और dx का x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा b। तो आपको y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस x प्लस b। अब आप इस शर्तों को लगाइए। आप सोच रहे होंगे दो ही शर्त क्यों दिया होता है, ये पहले से उसको मालूम है कि आपके सामने दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, इसीलिए दो शर्त दिया है ताकि इन्हीं शर्तों से आप इन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या आया 0, देखिए इसको x पढ़ते हैं और ये क्या है y की वैल्यू है, तो x की जगह 0 रखिए तो y भी क्या हो गया है 0 हो गया है। तो पहला कंडीशन लगा रहे हैं, इसी में हम वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप यहाँ पे x की 0 रखेंगे तो y भी 0 हो रहा है, तो y क्या हो जा रहा है 0, और x की जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो ये 0 हो गया, और a इंटू 0 ये भी 0 हो गया प्लस b, तो आपको b का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया। जो भी वैल्यू a और b का आएगा इसी में रख दिया जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो हमको b का वैल्यू मिल गया 0। अब a की वैल्यू निकालनी है, इसको भी यूज करो। जब इसको यूज करेंगे तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की जगह क्या रख दीजिए 1, और कब ये वैल्यू है जब x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप क्या रखिए 1 रखिए, और प्लस आपका ये वैल्यू क्या हो गया a और प्लस b लिखा है ना, b की वैल्यू अभी अभी आपने क्या बताया 0 बताया है, तो आपका b का वैल्यू क्या हो चुका है 0 हो चुका है। तो यहाँ से बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1, a की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a का भी वैल्यू 0 आ गया और b का भी वैल्यू 0 आ गया। दोनों यहाँ रखेंगे तो आपको एक्सट्रीमल क्या मिल जाएगा y इक्वल टू केवल एक्स क्यूब मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आपका आंसर, आप इसी को टिक मार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर है पूरी बात। तो आप हमेशा ऐसे आइलर इक्वेशन के द्वारा आप एक्सट्रीमल निकाल पाएंगे, मतलब इसी कर्व के अलांग आपकी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम या मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसको एक्सट्रीमल कहा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद आप बिल्कुल सब कुछ समझ जाएंगे। ये हम एक अलग केस लेकर के चले हैं, इसको जरा सा देखिए। यहाँ पे जरा देखिए f कितना है, पहले तो आप देखते ही देखिए, अब आप बिल्कुल आपका हाथ सेट हो चुका है, देखते ही एग्जाम में पहले आप f लिखिएगा। आपके पास f कितना है, आपके पास f है 3xy माइनस वाई स्क्वायर। तुरंत आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आपको मालूम है कि फार्मूला होता है आइलर की इक्वेशन में डेल एफ ओवर डेल वाई, और क्या होता है फार्मूला माइनस डी डी एक्स, और इंटू इसके पास क्या होता है सामने डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, और ये वैल्यू कितने की इक्वल होती है, ये वैल्यू होती है 0 के इक्वल। अब आप यहाँ से वैल्यू निकालिए, डेल एफ ओवर डेल वाई बताइए कितना होगा, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 3x हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले भी टर्म से वैल्यू आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। ठीक, अच्छा, माइनस ये हो गया आपका d ओवर डी एक्स,
ये आपका वैल्यू क्या हो गया डी ओवर डी एक्स। और यहाँ पर जरा देखिए डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, यहाँ पे देखिए कहीं वाई डैश दिख रहा है नहीं ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन है अंदर, यह हो गया। अब बताइए 0 का टोटल डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, तो आपके पास क्या वैल्यू मिला, हमारे पास वैल्यू मिला 3x माइनस 2y, और ये तो वैल्यू आपकी 0 हो गई इक्वल टू 0, ये आपको मिला। यहाँ से अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल दें, y को इधर ट्रांसफ़र कर दें और सीधे y की वैल्यू 3/2x आ जाएगी। देखिए y की तो वैल्यू आ गई, आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो y की तो वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आई 3/2 और इंटू एक्स। देखिए ये केवल आ जाने से काम नहीं चलेगा, आप देखेंगे कि आपके इन शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इन शर्तों का पालन नहीं कर रहा होगा, इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब आपका ये जो कर्व है ये आपका 0 से 3 के बीच में चल ही नहीं रहा होगा। तो भाई कहीं का एक्सट्रीमल नहीं ना उठा करके आप रख देंगे, तो ज़रा चेक किया जाए कि आपकी इन शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों आइडिया लगा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है नो एक्सट्रीमल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमल, यूनिक एक्सट्रीमल। तो ज़रा देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो ज़रा यहाँ पर रखिएगा y की वैल्यू 1, और कब जब x की वैल्यू 1, तो बताइए क्या 1 3/2 के बराबर होता है, नहीं होता है ना। एक ऐसा रिजल्ट है, ये बड़ा ही अपसर्ट आ गया, खतरा टाइप का, डेंजरस है ना। इसका मतलब यह जो आया आंसर आपका ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी शर्त को नहीं फॉलो कर रहा है। आप इसको भी सेटिस्फाई करा कर देखिए इसको कर रहा है कि नहीं। x इक्वल टू 3 है, किसी एक को फेल कर गया तो आपका फेल हो चुका, इसका मतलब आप आंसर क्या मारेंगे एग्जाम में नो एक्सट्रीमल, आप आंसर क्या मारेंगे नो एक्सट्रीमल। जबकि इसके पहले देखिए जब आपका आंसर y इक्वल टू एक्स क्यूब आया था तो इन दोनों को फॉलो कर रहा था, तब जा करके आपका आंसर आया था, ठीक है। क्योंकि ये आपका 0 पे वैल्यू 0 भी देगा और 1 पे वैल्यू 1 भी देगा, तो इसके साथ दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पे दिक्कत होने के कारण नो एक्सट्रीमल हो गया है। तो मेरी बात समझ गए, जब भी यहाँ पे इस टाइप का दिखे नो एक्सट्रीमल और समथिंग लिखा हुआ तो एक बार चेक करा लेना कि ये जो वैल्यू y इक्वल टू आ रही है क्या इन दोनों शर्तों को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सीधे आप क्या आंसर मारना नो एक्सट्रीमल मारना, ठीक है। तो हमें लगता है कि बस आप इतना ही क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम में अगर आना होगा तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से इतना मिल जाएगा, और इसके आगे हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नहीं कुछ बताएंगे। आप लोगों का जो DDU वाले लोग हैं इनका एग्ज़ाम शायद परसों ही है, तो एक बार वीडियो को देख लेंगे जल्दी में और समझ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, हम असाइनमेंट आप लोगों को दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स।